सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो लू फैंग का यूनिवर्स था वो पूरी तरीके से इंडिस्ट्रक्टिबल था और साथ ही साथ जो सेक्टर 20 थे वो भी लू फैंग के मिनिएचर यूनिवर्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। वही दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो लू फैंग था वो इस वक्त एक सेक्टर 20 के साथ फाइट कर रहा था और इस सेक्टर 20 का नाम था जिया। ये जो सेक्टर 20 था ये ऑलरेडी लू फैंग के सामने काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका था और ऑलरेडी ये अपने सबसे मोस्ट पावरफुल अटैक डिस्ट्रक्शन को यूज़ कर चुका था, क्योंकि ये लेवल 5 का सेक्टर 20 है तो डेफिनेटली इसके पास डिस्ट्रक्शन के अलावा और कोई दूसरा अटैक नहीं होगा। और ये इस अटैक को ऑलरेडी 3 बार यूज़ कर चुका था और अगर ये इसे चौथी बारी भी यूज़ करता तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लू फैंग को कुछ सेकंड के लिए रोक पाता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये जो सेक्टर 20 दिया था ये अपना सेक्टर लाइट पैसेज वे लाइट वे यूज़ करना चाहता था, लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इस बंदे के पास बस एक ही चांस होगा। अगर ये सेक्टर 20 लेवल 5 से लेवल 4 क्या होते होते अगर यहाँ से बच के निकल जाता है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये लेवल 4 का होने के बाद यहाँ से नहीं निकल पाया तो इसका वो पोर्टल और दोबारा यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो उसके बाद लेवल 4 से उस सेक्टर लाइट पोर्टल का यूज़ करेगा और लू फैंग ऑलरेडी सेक्टर 20 बड़ी को भी रोक चुका था जो कि लेवल 5 के ऊपर था। तभी एट द सेम मोमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लू फैंग होता है वो अपने ब्लड गोस्ट ब्लेड को पकड़ता है और एकदम जोर से स्लाइस कर देता है, लेकिन ये स्लाइस जैसी पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाली थी वैसे ही एकदम से लू फैंग का जो ब्लेड होता है वो एक जगह पे रुक जाता है और हम लोगों को एक सडन एक वाटर ड्रॉपलेट देखने के लिए मिलता है जो कि पूरी तरीके से साउंडलेसली उस सेक्टर 20 के बॉडी के अंदर जाके एंटर हो जाता है। गाइस, ये लू फैंग का कोई अटैक नहीं था बल्कि ये 3 सेक्टर स्टार सोल एनस्लेविंग टेक्निक थी एंड लू फैंग ने इसी एनसेल्यूमेंट टेक्निक की वजह से मोरूशा को अपना गुलाम बनाया था और इस वक्त वो इस सामने वाले जैन जिया सेक्टर 20 को अपना गुलाम बनाना चाहता था। वैसे ये जो जिया सेक्टर 20 है ये लू फैंग का एनस्लेव बनेगा या नहीं बनेगा ये 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, पहले तो उसकी सोल और दूसरा उसका विल पावर। देखा जाए तो फर्स्ट स्टेज टू 6th स्टेज ये जो सेक्टर 20 होते हैं इन सब लोगों की जो सोल होती है या फिर जो विल पावर होती है वो सारी की सारी बस ट्रू गॉड लेवल के ऊपर होती है और ऑल्टॉट उनमें थोड़ा बहुत चेंज तो आता है, लेकिन डेफिनेटली सोल के अंदर ज़्यादा कुछ चेंजमेंट नहीं आता, बिकॉज इनकी जो सोल होती है वो पैदाइशी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है तो वो बाद में इतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं होता, बस उनकी जो लड़ाई करने की क्षमता है और बाकी की गोल्डी बॉडी पावर्स वगैरह वो सारी चीज़ों के अंदर इंक्रीमेंट होता है। इस वक्त की जो सेक्टर 20 जिया था इसकी जो सोल थी वो बस मोरूशा की सोल से थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल थी और रही बात उसकी विल पावर की तो उन दोनों की विल पावर के अंदर इतना कुछ डिफरेंस नहीं था, क्योंकि डेफिनेटली ये जो सेक्टर 20 मोरूशा था उसकी भी विल पावर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और एक टाइम में वो पूरे सेक्टर 20 नेस्ट के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेक्टर 20 रहा करता था। वही जो लू फैंग होता है वो मन ही मन अपने आप से बड़बड़ा रहता है कि थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो अगर मैं मोरूशा को अपना एनस्लेव बना सकता हूँ तो डेफिनेटली मैं जिया को भी अपना एनस्लेव बना सकता हूँ। तभी वो जो सेक्टर 20 जिया होता है वो कुछ तो भी फील करने लग जाता है, उसे फील होने लग जाता है कि उसकी बॉडी के अंदर कुछ तो है जो कि सही नहीं चल रहा और डेफिनेटली उसके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि वो ज़्यादा सोच सके, वो समझ चुका था कि उसके साथ क्या होने वाला है, वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज होता है और इसी के बाद वो विदाउट एनी स्ट्रगल अपने आप को एक्सप्लोर कर देता है और एक जोर की बूम के साथ एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इस वक्त जो सेक्टर 20 जिया था वो ऑलरेडी जानता था कि अगर वो 1 सेकंड भी यहाँ पे रुक जाता है तो लू फैंग उसे अपना स्लेव बना लेगा। जो लू फैंग होता है उसे समझ नहीं आता कि इस बार वो फेल कैसे हो गया, उसका ये जो अटैम्प्ट है ये फेल कैसे हो गया, क्योंकि प्रीवियसली जब लू फैंग सेक्टर 20 नेस्ट के अंदर था वो तभी भी काफ़ी सारे सेक्टर 20 को अपना स्लेव बनाना चाहता था डेफिनेटली, लेकिन सेक्टर 20 नेस्ट के अंदर लू फैंग ये सारी बकचोदियाँ नहीं कर सकता था, उसे डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा केयरफुली अपने सारे काम करने थे। लू फैंग सोचता है कि अगर वो इस 5th स्टेज के सेक्टर 20 को अपना स्लेव बनाने में पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाता तो डेफिनेटली उसकी जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि फिर वो ये जो 2 सेक्टर 20 है जिसके मोरूशा और ये जिया इन दोनों को वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर भेज सकता था और इन दोनों की मदद से वो और ज़्यादा सेक्टर 20 को मार सकता था। फिर लू फैंग सोचता है कि जो जिया है ये आफ्टर ऑल ये मोरूशा के लेवल का था और देखा जाए तो ये भी एक टॉप टायर सेक्टर 20 है तो डेफिनेटली इसे एनस्लेव करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, इसकी जो विल पावर होगी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। वो सोचता है कि मे बी उसे थोड़े वीक सेक्टर 20 के ऊपर ये सारी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। इसी के बाद जो लू फैंग होता है वो ज़्यादा टाइम इस जगह पे बर्बाद नहीं करता, वो इमीडिएटली अपने आप को टेलीपोर्ट करता है और फिर यहाँ से पूरी तरीके से गायब हो जाता है और वो अगले सेक्टर 20 की तरफ बढ़ जाता है। एंड इस बार ये जो जिया सेक्टर 20 था ये डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप टायर सेक्टर 20 था, लेकिन इसके मरने से भी कोई ज़्यादा सेक्टर 20 को फ़र्क नहीं पड़ा था, मतलब कोई ज़्यादा बड़ा झटका नहीं लगा था, बिकॉज जो पूरा एंटायर सेक्टर 20 रेस था वो इस वक्त इस न्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था कि जो लू फैंग का मिनीचर यूनिवर्स है वो डिवॉर्ड नहीं किया जा सकता।
तभी ये जो सेक्टर 20 थे इनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बच गया था। ये लोग कहते हैं कि हमें अपना फाइनल प्लान को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये जो प्लान है इसे ये एक्टिवेट नहीं करना चाहते, लेकिन इस वक्त इन सेक्टर 20 की लाज के ऊपर, पूरी तरीके से इज्जत के ऊपर बनाई थी। तो अभी ये जो सेक्टर 20 थे वो ना चाहते हुए भी इस प्लान की तरफ आगे बढ़ रहे थे। डेफिनेटली ये जो प्लान है ये काफ़ी ज़्यादा ब्लडी प्लान है और इस प्लान के अंदर काफ़ी सारे सेक्टर 20 को अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये प्लान भले ही कितना भी ज़्यादा अनफेयर क्यों ना हो, लेकिन एट द एंड इस प्लान के थ्रू उन लोगों को गारंटीड थी कि एट द एंड एक 6 स्टेज का सेक्टर 20 बॉर्न होगा। वैसे तो जो सेक्टर 20 होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऑनरेबल लाइफ फॉर्म होता है, वो काफ़ी ज़्यादा नोबल लाइफ फॉर्म होता है और वो कभी इस तरीके की चीप हरकतें नहीं करते। लेकिन अभी उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बच गया था, इसलिए उन लोगों को ऐसे प्लान बनाने पड़ रहे थे एक लेवल 6 के सेक्टर 20 को बर्न करने के लिए। भी अगर देखा जाए तो वो ना ही लू फेंग का कुछ बिगाड़ सकते थे और ना ही लू फेंग के मिनिएचर यूनिवर्स का, तो कुल मिला के उनका मरना पूरी तरीके से तय ही था। साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ये सबसे ज़्यादा क्रूअल प्लान जो कि जो सेक्टर 20 थे वो कभी नहीं अपनाने वाले थे, वो फाइनली इस प्लान को शुरू कर देते हैं। और वो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर के अंदर सेक्टर 20 देखने के लिए मिल सकते थे, जो कि दूर दूर से टेलीपोर्ट होते हुए अलग अलग डायरेक्शन के अंदर अपने आप को एस्केप कर रहे थे। वही जो क्लोजेस्ट 2 सेक्टर 20 थे जो कि लू फेंग के काफ़ी ज़्यादा करीब थे और जिनको लू फेंग ने अपना टारगेट बना के रखा था, वो इस वक्त लू फेंग से लगभग 10 मिलियन लाइट ईयर्स के दूर थे। और जो लू फेंग था वो डेफिनेटली उन लोगों के करीब ज़्यादा नहीं जा पा रहा था, क्योंकि ये लोग कंटिन्यूसली अपनी जो लोकेशन थी वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर चेंज कर रहे थे, जिसके कारण जो लू फेंग था वो इन लोगों की लोकेशन जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी जो लू फेंग होता है जो कि सेक्टर 20 की लोकेशन की तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था, वो एकदम से रुक जाता है। वो कहता है कि अगर मैं इस वक्त तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता तो फिर मुझे कुछ टाइम और वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल कुल मिला के 9 लाख सेक्टर 20 थे और 9 लाख में से ऑलरेडी लू फेंग काफ़ी सेक्टर 20 को मार चुका था। और लू फेंग सोचता था कि 9 लाख सेक्टर 20 के थ्रू कम से कम 100 लेवल 5 के सेक्टर 20 जनरेट किए जा सकते हैं। लेकिन इन रियलिटी क्योंकि जो सेक्टर 20 है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, तो इस वक्त बस कुछ 50 लेवल 5 के सेक्टर 20 ही बॉर्न हो सकते हैं। और लेवल 5 के सेक्टर 20 को बॉर्न करना लू फेंग के लिए डेफिनेटली मतलब लेवल 5 के सेक्टर 20 को मारना इतनी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। तो इसलिए लू फेंग सोचता है कि जब ये फाइनली ये सारी के सारे जो सेक्टर 20 है वो लेवल 5 के ऊपर पहुंचेंगे, उस वक्त लू फेंग इन लोगों के ऊपर अटैक कर देगा, एक ग्रुप अटैक या फिर अकेला सोलो में अटैक कर देगा और एक ही बारी में इन सब लोगों को मार देगा। लू फेंग इस वक्त एक दूसरे सेक्टर 20 की तरफ भाग रहा था जो कि था मैंक्यू। डेफिनेटली क्यू या मैंक्यू और एनसी ये 3 मोस्ट पावरफुल सेक्टर 20 थे इस वक्त इन सेक्टर 20 नेस्ट के अंदर। और बड़ी और जो मोरूशा था वो डेफिनेटली वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और वो भी पैनिकल लेवल के ऊपर आते थे जब वो अपने टाइम के अंदर थे। लेकिन इस वक्त जो मोरूशा है वो ऑलरेडी लू फेंग का स्लेव बन चुका है। और रही बात बड़ी की, तो जो बड़ी है वो ऑलरेडी मारा जा चुका है। लू फेंग सोचता है कि जो मैंक्यू है इसकी जो विल पावर है वो डेफिनेटली क्यू यहाँ से कमज़ोर है, तो मे भी हो सकता है कि मैं इस मैंक्यू को अपना सोल स्लेव बना सकूँ। जब लू फेंग ने क्यूया के ऊपर अटैक किया था तो जो क्यूया था उसने ये मैसेज सारे के सारे सेक्टर 20 को बता दिया था, जिसके कारण जो मैंक्यू और एनजाई और बाकी के जितने भी सेक्टर 20 थे वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर उड़ना स्टार्ट हो गए थे, जिसके कारण जो लू फेंग था उनको इन लोगों को पकड़ने के लिए या फिर हंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। तभी सडनली हम लोगों को सीन शिफ्ट होता है और देखने के लिए मिलता है जो आसपास का स्पेस होता है वो पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका था। जो सेक्टर 20 में मैंक्यू होता है वो उस टाइम वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन सडनली उसे कुछ तो भी फील होता है, वो पूरी तरीके से स्टन हो जाता है। वो जैसे पीछे मुड़ के देखता है तो उसे कुछ डिस्टेंस के ऊपर एक सिल्वर आर्मर विंग मैन देखने के लिए मिल सकता था। ये और कोई नहीं, ये लू फेंग ही था। ये वही पर्सन था जिनसे ये जो सेक्टर 20 थे सबसे ज़्यादा डरते थे। जो लू फेंग था, लू फेंग ने पलक झपकते ही इस सेक्टर 20 को अपने 1/3 ऑफ वाइट स्पेस के अंदर कैप्चर कर लिया था। और इसी के बाद जो मैंक्यू होता है सेक्टर 20 उसके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो वो डेफिनेटली एक ट्राई तो दे के देखता है और वो अपने मोस्ट पावरफुल टेक्निक डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है। सडनली उसके बैक के ऊपर काफ़ी सारी ब्लडी एंग्रेविंग्स हम लोग को देखने के लिए मिल सकती थी, वही जो मैंक्यू सेक्टर। उसके पीछे एक अगली सी शेडो फॉर्म हो जाती है जो कि मैंक्यू की थी और ये जो शेडो थी ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। सडनली जो शेडो थी अपने हाथों को घुमाती है और इसी के साथ हम लोगों को 2 काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वपुल देखने के लिए मिल सकते थे। ये सेम वैसे ही अटैक था जिस तरीके से सेक्टर 20 बड़ी था उसने लू फेंग के ऊपर किया था। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एक इक्वली पावरफुल ग्लीमिंग वाइट गोल्ड ब्लेड लाइट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ती है और वो उस वर्पुल को हिट कर देती है और वो वर्पुल पूरी तरीके से क्रैम्बल्ड हो जाता है। और साथ ही साथ वो जो ब्लेड लाइट होती है वो भी पूरी तरीके से क्रैम्बल्ड हो जाती है, मतलब एक दूसरे को ठोकने के बाद ये पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं या फिर एक दूसरे को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जिसके बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है एट द सेम टाइम जो लू फेंग होता है वो वापस से अपनी सोल स्लेविंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है। सडनली हम लोग को स्पेस के अंदर एक वाटर का ड्रॉपलेट देखने के लिए मिलता है जो कि साइलेंटली पूरी तरीके से मैंक्यू के बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पीड के अंदर चले जाता है।
जैसे कि आप सभी लोग को ऑलरेडी पता होगा, इस वक्त जो लू फेंग एनस्लेविंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, इस एनस्लेविंग टेक्निक का नाम है 3 स्टार सेक्टर। और ये वन ऑफ द सुप्रीम एनस्लेविंग टेक्निक है, जिसको सुप्रीम बीइंग यानी कि गोल्ड फ्रॉम चिन कंट्री ने बनाया था। एंड हाँ, साथ ही साथ ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनस्लेविंग टेक्निक थी पूरी के पूरे वर्ल्ड ऑफ जिन की। जो लू फेंग होता है वो इस वक्त सेक्टर बेस्ड मैंक्यू को पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो मन ही मन सोच रहा था कि काश की उसकी जो टेक्निक है पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाए और ये जो सेक्टर बेस्ड है ये लू फेंग का दोस्त बन जाए। जैसे ही मैंक्यू जो होता है वो अपनी आंखों को खोलता है, वो कहता है कि मैं ही किंग हूँ। और इसी के बाद सडनली जो मैंक्यू होता है उसका दिमाग एकदम से घूमने लग जाता है, जिसके बाद वो अपने सामने खड़े लू फेंग को देखता है। तो सडनली एकदम से उसकी जो कॉन्शियसनेस होती है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है और फिर वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि मास्टर। तभी लू फेंग कहता है चलो चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, तुम सबसे पहले जाओ और जाके बाकी के सेक्टर बीस्ट को मारो जो भी तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा करीब है, और मैं जाके उस एनजी को मारता हूँ। जो मैंक्यू होता है वो हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है और फिर वहाँ से टेलीपोर्ट करके गायब हो जाता है। इस वक्त जो लू फेंग था डेफिनेटली उसको सेक्टर बीस्ट मैंक्यू को संभालना इतना था आसान नहीं था, लेकिन बिना सेक्टर बीस्ट की हेल्प के इस सेक्टर बीस्ट क्राइसिस को ख़त्म करना भी पूरी तरीके से इम्पॉसिबल ही था। इसी के साथ हम लोगों को बाकी के लोगों का रिएक्शन देखने के लिए मिलता है। वो सब लोग कहते हैं कि मैंक्यू एनस्लेव हो गया, उस हरामखोर मिल्की वॉर्ड ने मैंक्यू को भी अपना सोल स्लेव बना दिया। वो लोग कहते हैं मिल्की वॉर्ड ने ये चीज़ ठीक उसी तरीके से की जिस तरीके से उसने सेक्टर बीस्ट मोरूशा को अपना स्लेव बनाया था। इसी के बाद जितने भी सेक्टर बीस्ट होते हैं जो कि आसपास के लोकेशन में होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से भागने लग जाते हैं, और साथ ही साथ वो लोग एक दूसरे को एक मैसेज भी पास कर रहे थे कि मिल्की वॉर्ड लीडर की एनस्लेविंग टेक्निक से बच के रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट क्यों ना करना पड़े, लेकिन उसका स्लेव बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लू फेंग को देखने के लिए मिलता है जब लू फेंग अपने लास्ट टारगेट को हिट करता है जो कि एनजी था। वो उसके ऊपर जैसे ही अटैक भी नहीं किया था, जैसे उसने अपने मिनिएचर यूनिवर्स को एक्टिवेट किया था, और जैसे ही वो जो एनजी था उसको फील हुआ कि लू फेंग उसके करीब आ गया, उसने लू फेंग के साथ इवन फाइट भी नहीं की, उससे पहले उसने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया। और इस एक्सप्लोजन के कारण जो लू फेंग होता है वो भी इवन दूर उड़ते हुए जाता है। इसी के साथ लू फेंग जो विंग्स थे वो थोड़े बहुत ट्रैवल कर रहे थे। लू फेंग मन ही मन कहता है कि मैंने सक्सेसफुली मैंक्यू और सेक्टर बीस मोरूशा को एनस्लेव कर लिया, लेकिन इसके बाद जितने भी सेक्टर बीस है वो पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। एज सुन एज वो मुझे डिटेक्ट करते हैं या फिर मैं उनको पकड़ पाता हूँ, इससे पहले कि वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है। इस वक्त जो सेक्टर बीस थे उन लोगों के पास कोई दूसरी चॉइस ही नहीं बची थी, क्योंकि ऑलरेडी बड़ी क्यू या मैंक्यू ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेक्टर बीस थे। ये सारे लेवल 5 के सेक्टर बीस थे, पीक के सेक्टर बीस, लेकिन इनमें से एक भी लू फेंग के सामने नहीं टिक पाया। तो वो लोग आसानी से समझ चुके थे कि बाकी सारे सेक्टर बीस पे नहीं टिकने वाले। तो डेफिनेटली जैसे ही लू फेंग किसी पावरफुल सेक्टर बीस के पास जाता था वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता था। इसी के बाद शिफ्ट होता है और लोगों को लू फेंग का मिनिएचर यूनिवर्स देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर लू फेंग अपनी स्पेसशिप के अंदर था और साथ ही साथ इस बड़े से स्पेसशिप को मोरूशा कंट्रोल कर रहा था। मोरूशा लू फेंग से कहता है कि मास्टर आपके पास कुल मिला के इस वक्त 9 स्लेव्स है, जिसके अंदर से मैं सबसे ज़्यादा वीकेस्ट वन हूँ। एंड आप लोग इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि लू फेंग ने इन बाकी के सेक्टर बीस को अपना सोल स्लेव कैसे बनाया। तो गाइज एक्चुअल में हुआ ये था, लू फेंग ने ये सारी चीज़ें मैंक्यू की मदद से की थी, क्योंकि जो मैंक्यू था वो लेवल 5 का सेक्टर बीस था। तो लू फेंग और मैंक्यू दोनों के दोनों टीम बना के सारे सेक्टर बीस के ऊपर अटैक कर रहे थे। और डेफिनेटली जो लू फेंग है उसकी जो टेलीपोर्टेशन डिस्टेंस है वो किसी भी लेवल 5 के सेक्टर बीस से काफ़ी ज़्यादा है, तो उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता था पहुंचने के लिए। तो जो लू फेंग था वो सबसे पहले मैंक्यू को चारा बनाता था, क्योंकि जो मैंक्यू था वो बाकी के सेक्टर बीस को टारगेट करता था और वो उनके साथ जाके फाइट करने लग जाता था। और गाइस जब 2 सेक्टर बीस फाइट कर रहे होते हैं वो कभी भी फाइट के बीच में सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, और इसी चीज़ का फ़ायदा लू फेंग उठाता था। जब मैंक्यू किसी सेक्टर बीस के साथ फाइट करने लग जाता था तो डेफिनेटली इन दोनों के जो सेक्टर होते थे वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते थे या फिर एक दूसरे को सेंस कर रहे होते थे। तो लू फेंग अगर वहाँ पे पहुँच भी जाता था तो उन लोगों को पता भी नहीं चलता था, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो लू फेंग था वो उन सेक्टर बीस को स्लेव बना लेता था अपना। लू फेंग अपनी इन सेक्टर बीस आर्मी की तरफ देखते हुए कहता है कि इस बार मैंने कुल मिला के 8 सेक्टर बीस को एनस्लेव किया है, जिसमें से जो 5 है वो लेवल 5 के है, और बचे हुए जो 3 सेक्टर बीस है वो लेवल 4 के सेक्टर बीस है। और रही बात सेक्टर बीस मोरूशा की, तो वो लेवल 2 का ही सेक्टर बीस था। लेकिन तभी लू फेंग सेक्टर बीस मोरूशा की तरफ देखता है और कहता है कि जैसे कि मैंने तुमसे एक प्रॉमिस किया था कि जब तक तुम मेरी मदद करोगे और तुम अपनी एनर्जी वगैरह सारी चीज़ें मुझे डिवोट कर दोगे, मैं तुम्हें काफ़ी सारे सेक्टर बीस ला के दूंगा तुम्हें खाने के लिए। और वैसे भी मैंने जितने भी सेक्टर बीस पकड़ा है इनमें से बस एक ही सेक्टर बीस होगा जो कि एट द एंड जिंदा बच पाएगा,
और वो सेक्टर 20 बस तुम ही रहोगे। जो मोरूशा होता है वो लू फेंग की बातें सुनने के बाद पूरी तरीके से एकदम से शॉक हो जाता है, लेकिन जो लू फेंग था वो पूरी तरीके से काम था। एक्चुअल में गाइस जो लू फेंग था वो ये सोच रहा था कि जब भी एक लेवल 2 का सेक्टर 20 एक लेवल 5 के सेक्टर 20 को खाता है तो वो डायरेक्टली लेवल 5 के ऊपर चला जाता है। और इसके बाद लू फेंग के पास और भी काफ़ी सारे स्लेव्स थे, और उन सारे स्लेव्स को खिलवाने के बाद जो सेक्टर 20 मोरूशा था हो सकता था वो लेवल 6 के लेवल को अटेन कर ले। और क्योंकि वो बाकी के जो सेक्टर 20 है वो भी पूरी तरह से मेहनत मशक्क़त में लगे थे एक लेवल 6 के सेक्टर 20 को बॉर्न करने के लिए, तो लू फेंग सोचता है इससे पहले कि वो किसी लेवल 6 के सेक्टर 20 को बॉर्न करे, लू फेंग अपना खुद का एक लेवल 6 का सेक्टर 20 बॉर्न कर लेगा। लेकिन तभी जो सेक्टर 20 मोरूशा होता है वो कहता है कि मास्टर, इन सारे सेक्टर 20 को खाने के बाद भी मैं लेवल 6 से ऊपर नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि लेवल 6 से ऊपर पहुंचने के लिए और सेक्टर 20 की ज़रूरत होगी। लेकिन तभी मोरूशा अपने हाथों को वेव करता है और हम लोगों को एक पूरे के पूरे यूनिवर्स ओशन का एक जायंट मॉडल देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर वो कहता है कि इस वक्त जितने भी सेक्टर 20 है वो फर्स्ट यूनिवर्स एरा से ऑलरेडी लॉस्ट डोमेन ओशन के अंदर एंटर कर चुके हैं, और आप उनको उस लॉस्ट ओशन डोमेन के अंदर ही जाके पकड़ सकते हो। इस वक्त वो जो 4,50,000 सेक्टर 20 थे जिन्होंने आपके मिनीचर यूनिवर्स को कवर किया था वो भी इस वक्त लॉस्ट ओशन डोमेन के अंदर एंटर कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त भी 30,000 के करीब जो सेक्टर 20 है वो अभी भी नॉर्मल ओशन डोमेन के अंदर है, जो कि यूनिवर्स ओशन के अंदर है। लेकिन स्टिल इन सब लोगों को पकड़ना अभी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। जो लू फेंग था वो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि गाइस आप लोगों ने भी इससे पहले लॉस्ट ओशन डोमेन के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि डेफिनेटली एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर आज तक पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी रेस नहीं जो कि इस एरिया के अंदर गई हो, क्योंकि ये जो एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और सब लोगों को डर था कि कोई भी यहाँ पे कैद हो सकता है। और इस ओशन का नाम लॉस्ट ओशन डोमेन इसलिए रखा है क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ी ओशन है जिसकी कोई भी डेप्थ नहीं है। कोई भी पर्सन उस ओशन के अंदर हमेशा हमेशा के लिए ट्रैप्ड हो सकता है या फिर हमेशा हमेशा के लिए गुम हो सकता है। बट गाइस जैसे कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही बता चुका था कि जो सेक्टर 20 है इन लोगों के दिमाग के अंदर एक नेचुरल ट्रैकर लगा हुआ है, और ये सेक्टर 20 हमेशा एक दूसरे को फील कर सकते हैं। तो पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर ये चाहे कहीं पे भी हो ये कभी भी गुम नहीं हो सकते। लेकिन जो लू फेंग था वो ज़्यादा नहीं सोचता, क्योंकि ऑलरेडी बस 30,000 के करीब सेक्टर 20 बचे थे और ये लास्ट मौका था उसकी तरफ, तो वो लास्ट ओशन डोमेन की तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ जाता है। जो लू फेंग था वो लॉस्ट ओशन डोमेन के अंदर जाने की हिम्मत इसलिए कर रहा था क्योंकि लू फेंग के पास इस वक्त मैंक्यू था। लू फेंग मैंक्यू को अपने साथ लेके जा रहा था। अगर लू फेंग कहीं पे गुम भी हो जाता है तो जो मैंक्यू है वो मोरूशा की लोकेशन को फाइंड करते हुए आराम से उसे लॉस्ट ओशन डोमेन से बाहर निकलवा सकता है। लॉस्ट ओशन डोमेन के करीब पहुंच जाता है। उसके बाद भी जो लू फेंग था वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन के अंदर था, तो डेफिनेटली अभी भी लू फेंग एक बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर था, क्योंकि लॉस्ट ओशन डोमेन भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और ये जो इस वक्त जो सेक्टर 20 थे वो अभी भी अलग अलग डायरेक्शन के अंदर भाग रहे थे। लू फेंग कहता है कि अगर मैं किसी एक सेक्टर 20 को पकड़ने के लिए जाऊँ तो बाकी के जो सेक्टर 20 है वो दूर हो जाते हैं मेरे से। इस तरीके से मैं और ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर 20 को कैसे पकड़ूंगा। इसी के साथ हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लू फेंग होता है वो इस जगह पे घूमता रहता है और काफ़ी सारे सेक्टर 20 को लू फेंग पकड़ने की कोशिश करता था। तो ये जो सेक्टर 20 थे वो उस जगह के नेचुरल वार्म होल्स की मदद लेते थे, जिसके थ्रू वो अपने आप को टेलीपोर्ट करके पूरी तरीके से वहाँ से गायब हो जाते थे। कई जो नेचुरल वार्म होल होता है वो 1 सेकंड के लिए अपीयर होता है और दूसरे सेकंड में गायब भी हो जाता है। तो अगर ये इनका यूज़ कर लेते हैं तो लू फेंग के पास डेफिनेटली कोई चांस नहीं बचता इन लोगों को पकड़ने का। और इसी तरीके से गाइस टाइम बीतता रहता है, लगभग 3 महीने का टाइम बीत जाता है। और अदर देन मोरूशा और बाकी के 8 स्लेव्स, उसके अलावा लू फेंग दूसरे किसी सेक्टर 20 को अपना इंस्लेव नहीं बना पाता, लेकिन स्टिल वो काफ़ी ज़्यादा एक बड़े ग्रुप ऑफ सेक्टर 20 को फिर भी मार देता है। और काफ़ी सारे सेक्टर 20 को मारने के बाद जो लू फेंग होता है वो फाइनली डिसाइड करता है कि उसे वापस जाना है। ऑलरेडी समझ चुका था कि जल्दी एक लेवल 6 का सेक्टर 20 स्पॉन होने वाला है और अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता। जो मोरूशा होता है वो लू फेंग को बताता है कि मास्टर जितने भी सेक्टर 20 थे वो सारे के सारे लॉस्ट ओशन डोमेन के अंदर जा चुके हैं, और जो बचे हुए सेक्टर 20 है वो ऑलरेडी टिल्टेड पीक सेक्टर के काफ़ी सारे डेंजरस एरियाज़ के अंदर अभी भी छुपे हुए हैं। और लगभग स्टार्टिंग में 9 लाख सेक्टर 20 थे। आपने ऑलरेडी 4,50,000 से ज़्यादा सेक्टर 20 को मार दिया था, और 4,50,000 से ज़्यादा सेक्टर 20 जो थे वो ऑलरेडी लॉस्ट डोमेन के अंदर एंटर कर चुके थे। तो कुल मिला के मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कुल मिला के 2 लेवल 6 के सेक्टर 20 बॉर्न हो सकते हैं। एंड आयरनी रूल के हिसाब से वो जो 2 लेवल 6 के सेक्टर 20 होंगे उन लोगों को एक दूसरे के साथ फाइट करनी पड़ेगी, जिसके बाद एक फाइनल लेवल 6 का सेक्टर 20 बॉर्न होगा। और जब वो फाइनल लेवल 6 का सेक्टर 20 बॉर्न होगा हमें भी उसके साथ फाइट करनी पड़ेगी। गाइस एक्चुअली जो सेक्टर 20 थे इन लोगों के कुल मिला के कुछ 4 से 5 आयरनी रूल्स थे जो कि इनको अपने लाइफ के अंदर फॉलो करने ही पड़ते थे, चाहे वो कुछ भी हो जाए। फर्स्ट आयरनी रूल ये था कि कभी भी 2 लेवल 6 के सेक्टर 20 नहीं रहेंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उन दोनों को एक दूसरे के साथ फाइट करनी पड़ेगी तब तक जब तक उन दोनों में से एक लास्ट सेक्टर 20 जिंदा नहीं बचता। सेकंड आयरनी रूल ये था कि
इन लोगों को हमेशा जो फाइनल किंग है वो जेस्टेशन पीरियड के टाइम में पैदा होगा। मतलब जब ये यूनिवर्स सारा पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला होगा उसी टाइम एक फाइनल किंग बॉर्न हो सकता है। थर्ड आयरनी रूल ये था कि अगर एट द एंड 2 सेक्टर बीस पैदा होते हैं या फिर 2 सेक्टर बीस बच्चे हैं और एक सेक्टर बीस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है लेवल 6 का और दूसरा कमज़ोर है, तो चाहे कुछ भी हो जाए उन लोगों को एक दूसरे के साथ फाइट करनी पड़ेगी। और एट द एंड जो भी सेक्टर बीस बचेगा, जो चाहे वो लेवल 2 का हो या फिर लेवल 6 का, वही एक फाइनल किंग बनेगा। लू फैंग था, लू फैंग को इन सेक्टर बीस से काफ़ी सारी लोकेशन मिल रही थी बाकी के सेक्टर बीस के अंदर जो कि लॉस्ट ओशन डोमेन के अंदर थे, लेकिन जो लू फैंग था वो वहाँ पे जाने की कोशिश नहीं करता क्योंकि लू फैंग वहाँ पे अपने गोल्डी पावर अवतार को एक स्पेसशिप के अंदर भेजता है। और जब लू फैंग अपने अवतार को वहाँ पे भेजता है तो उसका अवतार जैसे उस एरिया के अंदर एंटर करता है तो वो एंटर करते ही पूरी तरीके से उसका सारा का सारा कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से लू फैंग एक चीज़ तो समझ चुका था कि इस जगह पे जाना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। और उस जगह पे जाने के बाद भी लू फैंग उन सारे सेक्टर बीस को मार पाएगा या नहीं मार पाएगा इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं थी। तो इसलिए जो लू फैंग होता है वो फाइनली लौटने के बारे में डिसाइड कर लेता है। मुरुशा कहता है कि मास्टर, इन फ्यूचर में जब भी 6 स्टेज का सेक्टर बीस बॉर्न होगा तो चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरी लोकेशन को फाइंड करते हुए यूनिवर्स के अंदर दोबारा आ ही जाएगा। मास्टर, जितने सेक्टर बीस को आप मार सकते थे ऑलरेडी आपने उन सारे सेक्टर बीस को मार दिया है। अभी ये जो लास्ट 30,000 सेक्टर बीस है, चाहे आप कुछ भी कर ले, आप इन्हें शॉर्ट टाइम के अंदर तो डेफिनेटली नहीं मार सकते। लू फैंग था वो ऑलरेडी परेशान हो चुका था क्योंकि अगर उसे एक हाथ सेक्टर बीस गलती से मिल भी जाता था तो जैसे वो लू फैंग को मिलता था वो सेक्टर बीस अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता था। और इसके अलावा गाइस मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ, आप कहोगे तो कि जो लू फैंग है वो कमज़ोर सेक्टर बीस को और पकड़ सकता है और उनको रोक सकता है सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने से। तो गाइस ये चीज़ डेफिनेटली लू फैंग कर सकता है, लेकिन हमेशा हर चीज़ की एक लिमिट होती है। लू फैंग अनलिमिटेड अपने सोल स्लेव नहीं बना सकता था और जो लू फैंग की फाइनल सोल स्लेव्स की वैल्यू थी वो 9 थी सेक्टर बीस मुरुशा को मिला के, इससे ज़्यादा सोल स्लेव लू फैंग नहीं बना सकता था। और वही दूसरी तरफ जो बाकी के सेक्टर बीस थे वो लोग तो ज़्यादा सोचते ही नहीं थे क्योंकि एट द एंड उन लोगों को पता था कि जितने भी सोल स्लेव्स लू फैंग के पास है सेक्टर बीस, उन सारे को लू फैंग मार देगा और एट द एंड बस एक ही सेक्टर बीस को ज़िंदा रखेगा। तो इस डर से वो लोग पहले अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेते थे। जो लू फैंग था वो भी ऑलरेडी मन ही मन सोच चुका था कि जो एट द एंड ये जो लास्ट 30,000 सेक्टर बीस है, चाहे लू फैंग कुछ भी कर ले, इन 30,000 सेक्टर बीस को मारना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। इसी के बाद हम लोग को लॉस्ट ओशन डोमेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारे 100,000 ऑफ सेक्टर बीस एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। और वही ये जो फाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड के अंदर देखने के लिए मिलती है, जिसके बाद हम लोगों को एट द एंड 2 सेक्टर बीस देखने के लिए मिलता है। ये दोनों के दोनों जो सेक्टर बीस थे ये दोनों के दोनों लेवल 6 के सेक्टर बीस थे और क्योंकि 2 लेवल 6 के सेक्टर बीस नहीं रह सकते तो डेफिनेटली इन लोगों को एक दूसरे के साथ फाइट करनी थी। एक सेक्टर बीस का नाम था यू और दूसरे सेक्टर बीस का नाम था मोहे। और फाइनली एक दूसरे की तरफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देख रहे थे। ये दोनों दिखने में काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस देखने के लिए मिल सकते थे, इनकी पूरी बॉडी के ऊपर काफ़ी सारी इंग्रीव्यूज बनी थी। और इसके अलावा जो यू सेक्टर बीस था उसके हाथों के अंदर हम लोग को एक यू जैक्स भी देखने के लिए मिल सकती थी। डेफिनेटली ये जो यू जैक्स है ये मुझे लगता है यू जैक्स डोजो की होगी। एंड इसी के साथ हम लोगों को इन दोनों के बीच में एक ब्लडी फाइट देखने के लिए मिलती है। और एट द एंड ये जो ब्लडी फाइट होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा खून खराबा होता है और इन खून खराबा के अंदर एट द एंड में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो मोहे होता है वो इस फाइट को जीत जाता है, जो यू होता है वो मारा जाता है। वही जो मोहे था वो इस वक्त सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल सेक्टर बीस था और डेफिनेटली लेवल 6 सेक्टर बीस को पूरी तरीके से फॉलो करने के बाद जो मोहे की पावर थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो लगभग लेवल 6 के पीक तक पहुँच चुका था। वो मिल्की वे हॉट लीडर को याद करता है और कहता है कि मिल्की वे हॉट लीडर, मेरी जो नोबल सेक्टर बीस सीरीज़ है इसकी जो ओनरशिप है वो अभी मेरे थ्रू बिलोंग करती है और चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने सेक्टर जो मेरी सेक्टर बीस सीरीज़ की नाक है वो कभी भी मैं नीचे नहीं झुकने दूंगा। इसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जब ये जो मोहे था ये उस वॉइड ओशन में से निकल रहा था तो कुछ हम लोग को 120 या फिर कुछ 100-150 सेक्टर बीस और थे जो कि इस वक्त एक माउंटेन रेंज के अंदर छुपे हुए थे। और ये जो सेक्टर बीस थे ये सारे के बाकी के जो सेक्टर बीस थे ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे, ये लेवल 2-3 के सेक्टर बीस थे। ये सब लोग जब मोहे को देखते तो सबके सब बाहर आ जाते हैं और सब लोग मोहे को देखते हुए ग्रीट करते हैं। मोहे की तरफ देखते हुए कहते हैं कि अभी हम जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा है। और इसी के साथ एक के बाद एक वो सारे के सारे जो हिडन सेक्टर बीस थे वो एक दूसरे को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब एक दूसरे को नहीं खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट होते हैं। और एक के बाद एक सब के सब उस सेक्टर बीस मोहे को सलूट ठोकते हैं और अब तुम्हारे हवाले सेक्टर बीस रेस की इज्जत मोहे।
वही मोए उठ के पूरे मोटिवेशन के साथ कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने सेक्टर 20 रेस की लास्ट ग्लोरी को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। मिल्की वे ऑर्डर लीडर, तुम चाहे कुछ भी कर लो, हम सेक्टर 20, हम नोबल लाइफ फॉर्म थे, है और हमेशा रहेंगे। हम डिस्ट्रक्शन के लिए पैदा हुए हैं। एंड इसी के साथ जो मोए था वो इन सारे बचे हुए सेक्टर 20 की तरफ देखता है और उन सब लोगों को सेल्फ डिस्ट्रक्ट होते हुए देखते हुए क्यों कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने सेक्टर 20 रेस की रिमेनेंट ग्लोरी का कुछ नहीं होने दूंगा। मैं डेफिनेटली उस मिल्की वे ऑर्डर लीडर को ख़त्म कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम सेक्टर 20 हम हमेशा हमेशा के लिए फ्री रहने के लिए बना है, हम कभी स्लेव नहीं बन सकते। वही जो लू फेंग था वो एक छोटे से शॉक के अंदर था कि लगातार ये जो सेक्टर 20 है वो इस तरीके से डिसअपियर कैसे हो रहा है, वो इस तरीके से ख़त्म कैसे हो रहा है। उसको पता चलता है एक के बाद एक जितने भी सेक्टर 20 है वो सबके सब अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अभी जो मोरुशा होता है और बाकी के सेक्टर 20 होता है वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, जो सेक्टर 20 होता है मोरुशा वो लू फेंग की तरफ देखता है। लू फेंग उसे कहता है कि क्या दिक्कत आ गई अभी। मोरुशा कहता है कि मास्टर, जितने भी सेक्टर 20 आसपास स्कैटर हुए थे पहले थे उन सब लोगों ने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया है, क्योंकि एक लेवल 6 का सेक्टर 20 ऑलरेडी बॉर्न हो चुका है। और एट द एंड ये जो 5th रूल है, द फेथ का 5th रूल, फेथ मतलब इनकी किस्मत होती है गाइस, और इनकी इस किस्मत का ये जो 5th रूल है ये फाइनली अभी इस जगह पे अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है गाइस। ये जो 5th रूल है ये भी एक आयरोनी रूल है, और इस रूल के हिसाब से बस एक ही सेक्टर 20 सर्वाइव कर पाएगा एट द एंड। और वो जो एक सेक्टर 20 होगा वो पूरी तरीके से जितनी भी एनस्लेवमेंट वगैरह जो कुछ भी होगी वो उन सारी चीज़ों से पूरी तरीके से फ्री होगा। मतलब लू फेंग एक चीज़ समझ चुका था कि अगर एट द एंड वो एक सेक्टर 20 भी जिंदा बचेगा, भले वो लू फेंग का ही सेक्टर 20 क्यों ना हो, लेकिन पूरी तरीके से लू फेंग अपना जो उसके ऊपर से कंट्रोल है वो खो देगा। लेकिन जब लू फेंग इस 5th आयरोनी रूल के बारे में सुनता है तो डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड भी होता है। लू फेंग को याद आता है कि जब उसने फर्स्ट टाइम सेक्टर 20 मोरुशा को अपना स्लेव बनाया था तो जो सुप्रीम लॉज थी उन्होंने लू फेंग को वार्निंग दी थी कि डेफिनेटली जो सेक्टर 20 होता है वो एक नोबल लाइफ फॉर्म होता है, और एक नोबल लाइफ फॉर्म का स्लेव वगैरह बनाना इज़ डेफिनेटली नॉट अ ईजी वर्क। वही जब लू फेंग इन सारी चीज़ों को सुनता है तो वो कहता है कि अगर एट द एंड ये यूनिवर्स यही चाहता है, ये सुप्रीम लॉज मेरे से यही चाहते हैं, तो ठीक है लेके आ जाओ, मैं भी देखता हूँ कि एट द एंड ये लोग और क्या क्या कर सकते हैं। इसके अलावा जो लू फेंग था वो ये सोच रहा था कि अगर फाइनली उस एनस्लेवमेंट फ्री सेक्टर 20 और लू फेंग के सेक्टर 20 के अंदर फाइट होती है, और अगर एट द एंड लू फेंग का सेक्टर 20 जीतता है तो एक टाइम में फिर भी थोड़ा बहुत समझा जा सकता है। भले ही वो पूरी तरीके से जब वो फाइनल किंग बनेगा तो डेफिनेटली वो लू फेंग के भी एनस्लेवमेंट से पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए लू फेंग ऐसा सोच रहा था कि अगर उसका सेक्टर 20 फ्री होता है तो फिर भी ठीक है, लेकिन एक दूसरा सेक्टर 20 जो कि ऑलरेडी पूरी तरीके से फ्री है, अगर वो इस बैटल को जीत जाता है तो डेफिनेटली एक रियल कैटास्ट्रॉफी आ जाएगी। जो जितने भी लू फेंग की बची कुछ होप्स है जिंदा बचने की या फिर जिंदा बचवाने की, वो सारी भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। लू फेंग था वो कंटिन्यूसली अपने आप को प्राइमल यूनिवर्स की तरफ लेके जा रहा था इस, क्योंकि जो लू फेंग, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो लू फेंग था वो अपने स्टार टावर के अंदर बैठ के वो बाकी वाले सेक्टर 20 को हंट करने के लिए गया था। तो जब लू फेंग को पता चलता था कि वो सारे सेक्टर 20 का कुछ भी नहीं उखाड़ सकता तो डेफिनेटली वो वापस अपने घर की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को एक सिंपल कोर्टयार्ड देखने के लिए मिलता है। ये लू फेंग के मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर था, और इसी कोर्टयार्ड के अंदर हम लोगों को लू फेंग देखने के लिए मिलता है, क्योंकि एक ब्यूटीफुल लेडी की तरफ देखते हुए स्माइल कर रहा था। ये ब्यूटीफुल लेडी और कोई नहीं है, जूजिन थी, लू फेंग की वाइफ। इसी वक्त हम लोगों को लू फेंग और जूजिन एक कोर्टयार्ड के अंदर देखने के लिए मिल सकते थे। लू फेंग जूजिन की तरफ स्माइल करते हुए देखता है। जो जूजिन थी वो हमेशा से लू फेंग को सपोर्ट करती थी विदाउट एनी कंप्लेंट। ये सब वो इसलिए करती थी क्योंकि ये नहीं था कि वो लू फेंग की कुछ परवाह नहीं करती या फिर उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता लू फेंग क्या कर रहा है क्या नहीं कर, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानती थी कि जो लू फेंग है वो अकेला अपनी फैमिली को ही रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त। इसी के साथ हम लोग को जूजिन और लू फेंग के बीच में एक छोटा सा रोमांटिक सा मोमेंट देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर लू फेंग जूजिन का हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथों पे किस करता है। जिसके बाद लू फेंग जूजिन की तरफ देखते हुए कहता है कि चलो मॉम और डैड से मिल के आता है। इसके बाद जो जूजिन होता है वो कुछ नहीं कहती, और जूजिन और लू फेंग ये दोनों के दोनों अपने पेरेंट्स की तरफ चले जाते हैं। कुछ ही टाइम के अंदर ये एक कोर्टयार्ड के अंदर एंटर करता है। सून लू फेंग को लू होंग गाओ और गोंग जिन लैन देखने के लिए मिलता है। ऑलरेडी ट्रिलियंस ऑफ एरा हो चुके थे, लेकिन आज भी ये बिल्कुल सेम दिखते थे जिस तरीके से वो पहले दिखते थे।
जब लू फेंग अपने पेरेंट्स को देखता है तो जो लू फेंग था वो पूरी तरीके से एक बच्चा बन जाता है। लू फेंग इस वक्त ठीक उसी तरीके से बिहेव कर रहा था जिस तरीके से जो लू फेंग था वो पहले हार्ड वर्क किया करता था जब वो डोजो के अंदर था, जब वो हेडक्वार्टर्स के अंदर अर्थ के अंदर छोटे मोटे फाइट्स लड़ा करता था। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बिल्कुल भी नहीं भूला था और ना ही उसके अंदर कोई भी घमंड आया था। मॉम डैड थे वो ऑलरेडी जानते थे कि उनका ये जो बेटा है ये ऑलरेडी एक पिलर है, बिलियंस ऑफ रेसेस का पिलर है और डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी पोजीशन ऑक्यूपाई करता है और इसीलिए वो आज इतना सक्सेसफुल है। लेकिन स्टिल उसके बाद भी वो उनके बेटे के साथ एक बच्चे की तरह ही बिहेव करता है, क्योंकि लू फेंग चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, एट द एंड रहेगा तो वो उनका बच्चा ही। इसी के बाद जो लू फेंग के मॉम डैड होता है वो जू जिन और लू फेंग को अपने करीब बुला लेते हैं। ये इन दोनों के हाथ पकड़ते हैं, जिसके बाद ये सब लोग साथ में बैठते हैं। इसी तरीके से वक्त बीतता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कुछ ही टाइम के अंदर जो लू फेंग और लू हे होता है ये दोनों भी यहाँ पे गैदर हो जाते हैं, जिसके बाद इनकी पूरी की पूरी फैमिली का एक रीयूनियन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। ये आपस में काफ़ी सारी बातें करते हैं, काफ़ी सारी मस्ती मजाक वगैरह करते हैं। आफ्टर ऑल काफ़ी ज़्यादा लंबे समय के बाद ये लोग एक दूसरे से मिले थे। वो सब लोग एक चीज़ सेंस कर सकते थे कि जो लू फेंग था वो इस वक्त अपने पीस ऑफ माइंड के अंदर बिल्कुल भी नहीं था। लू फेंग के दिमाग के अंदर कुछ और ही चल रहा था। जैसे लू फेंग हमेशा नॉर्मल दिखता है वो इस वक्त बिल्कुल भी उस तरीके से नॉर्मल नहीं देखने के लिए मिल सकता। वो सब जानते थे कि इस वक्त जितने भी सेक्टर 20 की क्राइसिस वगैरह ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस वक्त उनके बेटे लू फेंग के ऊपर है। एंड क्योंकि सब लोगों को ऑलरेडी पता था कि लू फेंग के ऊपर कितना टेंशन है, इसलिए कोई कुछ भी नहीं कहता। कुछ ही टाइम के बाद ये लोग और बातें करते हैं, जिसके बाद एट द एंड लू फेंग कहता है कि फाइनली टाइम हो गया। जैसे लू फेंग ये चीज़ कहते हैं चारों तरफ एकदम से सन्नाटा समझ जाता है। लू फेंग अपने फैमिली की तरफ देखता है और कहता है कि जहाँ तक कि मुझे लगता है आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि कुछ बहुत बड़ा हो रहा है और मैंने वैसे अभी तक इन सारी चीज़ों को आप लोगों से छुपा के रखा था और दूर रखा था, लेकिन अभी वक्त आ चुका है कि मुझे ये सारी चीज़ें तुम्हें बतानी पड़ेगी। गाइस जो लू फेंग की फैमिली थी उनको डेफिनेटली लू फेंग के बारे में और ये सेक्टर 20 क्राइसिस वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में पता था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जो लू फेंग है वो उस सेक्टर 20 नेस्ट के अंदर गया था और उसने लगभग 9 लाख से भी ज़्यादा सेक्टर 20 के साथ फाइट की थी। एंड इसी के बाद लू फेंग थोड़ी सी और डिटेल्स उनको बताता है। एट द एंड वो सब के सब लू फेंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस के साथ देख रहे थे। लू फेंग कहता है कि ये फाइनल बैटल होगा इस सेक्टर 20 क्राइसिस का। इसके बस दो ही रिजल्ट हो सकता है कि अगर मैं जीतता हूँ तो जितने भी रेसेस है इंक्लूडिंग हम ह्यूमंस हम सब सेफ हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं ये बैटल हारता हूँ तो जितनी भी रेसेस है वो पूरी तरीके से इनहेरिटेड हो जाएंगी और बाकी रेसेस की तरह हम ह्यूमंस हम भी उन्हीं की तरह मर जाएंगे और ये जो ओरिजिनल यूनिवर्स है ये भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ना मैं ना कोई और कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा और यही अभी का फाइनल बैटल है। जो लू फेंग के पेरेंट्स, उसकी वाइफ और जो उसके बच्चे थे वो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं क्या ये सारी चीज़ें पूरी की पूरी बिलियंस ऑफ रेसेस के साथ होगी, पूरी की पूरे यूनिवर्स के साथ होगी। लू फेंग इन सारी चीज़ों का जवाब नहीं देता। वो कहता है कि वक्त हो चुका है मेरे जाने का। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा आखिरी समय होगा लास्ट मोमेंट के ऊपर हम सब साथ में रहे। इसी के बाद जो लू होंगा होता है जो कि लू फेंग के फादर होता है वो उठ के खड़े होता है। वो लू फेंग के शोल्डर के ऊपर ऐसे थपथपाते और स्माइल करते हुए कहता है कि मैं एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा प्राउड हूँ। मुझे याद है जब मैं काफ़ी ज़्यादा यंग था और मैं नेरीवाना गेम के अंदर था, उस टाइम हम लोगों ने जैसे तैसे करके उन सारी चीज़ों को सर्वाइव किया था। हमने काफ़ी सारी लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस को सर्वाइव किया है और इसी के बाद फाइनली हेडक्वार्टर्स के अंदर जो तुम्हारी मॉम थी उसने तुम्हें और हुआ को बर्थ दिया था। वही जो जिन लैन थी वो भी लू फेंग के सर के ऊपर हाथ फहरा रही थी। तभी जो लू फेंग के फादर होते हैं वो कहता है कि तुम्हारी मॉम और मैं तुम्हारे ऊपर हमेशा काफ़ी ज़्यादा प्राउड है। हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें इस यूनिवर्स का टूर भी करने के लिए मिलेगा। हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था हमें इतने सारे वर्चुअल गेम्स खेलने के लिए मिलेंगे, वो भी रियल लाइफ के अंदर। हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो हमारी लाइफ लाइन होगी या फिर जो हमारा लाइफ होगा वो इतना ज़्यादा लंबा होगा, इतने काउंटलेस एरास का होगा। लेकिन ऑलरेडी हम जितना जी सकते थे हम लोग ऑलरेडी जी चुके हैं और ये जो हमने जिया ये डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा फंटेस्टिक हो और ये सारी चीज़ें बस तुम्हारे कारण हुई हैं। लू होंग गाओ और जो जिन मतलब लू फेंग के मॉम डैड उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम्हें ज़्यादा बर्डन फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमारे चाइनीज़ के अंदर कहा जाता है कि एक इंसान हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक जीता है, लेकिन ऑलरेडी हम हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक जी चुके हैं और हम अपने औकात से ज़्यादा जी चुके हैं। इससे ज़्यादा और क्या ही होगा। इवन अगर अभी हमें मरना पड़े तो हम खुशी खुशी पूरी की स्माइल के साथ मरेंगे। और रही बात इस फाइट की
तो तुम जाओ और आराम से इस फाइट को जियो। अगर तुम जीतते हो तो हम लोगों के पास पूरी तरीके से एक एंडलेस ग्लोरी हो जाएगी, लेकिन अगर तुम हारते भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम सब तैयार है तुम्हारे साथ, तुम्हारा आखिरी वक्त में भी तुम्हारा साथ देने के लिए। जो लू फेंग की आंखें होती है वो पूरी तरीके से इमोशनल हो जाती है और वो पूरी तरीके से वेट हो जाती है, मतलब गीली हो जाती है। उसकी आंखों के अंदर हम लोगों को आंसू देखने के लिए मिल सकते थे, लेकिन स्टिल उसके आंखों के अंदर हम लोग को पेन देखने के लिए नहीं मिल सकता था, कोई भी दर्द देखने के लिए नहीं मिल सकता था। लू फेंग के आंखों में अभी भी एक अलग सी चमक थी। लू फेंग अपनी फैमिली की तरफ देखता है और कहता है कि एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हूँ। मेरे पास कोई टाइम नहीं था आप लोगों के साथ वक्त बिताने के लिए, जूजिन के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे पेरेंट्स के साथ। मैं अपनी ज़िंदगी के पूरे साल बस मैंने पूरे यूनिवर्स के अंदर घूमने में, फिरने में, एडवेंचर करने में और इन सारी चीज़ों में बिता दिए, फ़ाइट वगैरह करने में। और पता नहीं मुझे ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग गई थी। मुझे एक अलग लेवल का थ्रिल और एक अलग लेवल की एक्साइटमेंट मिलती थी लाइफ और डेथ के बैटल्स लड़ने में। और इन सब चीज़ों के अंदर मैंने कभी भी आप सब लोगों के बारे में ज़्यादा कुछ सोचा ही नहीं। लू फेंग अपनी फैमिली की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी तरीके से बीत रही है, वो बस फाइटिंग की वजह से जीत रही है। विदाउट फाइटिंग मेरी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, मेरी ज़िंदगी में कोई भी खास बात नहीं है। लेकिन फिर वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है और अपनी वाइफ का हाथ पकड़ते हुए कहता है और अपने बच्चों की तरफ देखते हुए कहता है कि लेकिन तुम मेरी फैमिली हो और तुम मेरी ग्रेटेस्ट ट्रेजर हो पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर। तुम मेरे लिए सब कुछ हो और तुमसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवन मेरी खुद की ज़िंदगी भी नहीं है। तुम्हारे बिना ये दुनिया कुछ भी नहीं है मेरे लिए, तुम्हारे बिना ये दुनिया पूरी तरीके से हमेशा हमेशा के लिए मेरे लिए एक अंधेरी दुनिया की तरह है। मेरी ज़िंदगी इतने ज़्यादा सुकून से और इतने ज़्यादा मज़े से और इतने ज़्यादा एक्साइटिंग वे में इसलिए भी थी क्योंकि मैंने काफ़ी सारे बैटल्स लड़े। लेकिन मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा खुशहाल और इतनी ज़्यादा ब्राइट इसलिए है क्योंकि तुम सब मेरे साथ हो। एंड इसी के साथ जो लू फेंग होता है वो फाइनली अपने फैमिली को एक फाइनल गुड बाय कहता है। और इसी के साथ आज का ये हमारा एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगली जितनी भी चीज़ें हैं वो हम लोग लास्ट एपिसोड के अंदर, मतलब अगले एपिसोड के अंदर कवर करेंगे। अगले आने वाले 2 से 3 एपिसोड इस सीरीज़ के लास्ट एपिसोड्स होंगे। मैं कोशिश करूँगा कि अगले 2 एपिसोड्स के अंदर ही पूरी सीरीज़ निपटा दूँ, लेकिन नहीं हो पाया तो 3 एपिसोड लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाले। क्योंकि एट द एंड अभी बस 7 या फिर 8 ही चैप्टर्स रह गए और मैं पर वीडियो के अंदर 3 साढ़े 3 चैप्टर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 2-2.5 वीडियो के अंदर पूरी तरीके से नोवेल ख़त्म हो जानी चाहिए। तो फिर होप करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। और इतने रात को एपिसोड डालने के लिए एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन आप लोग भी मेरी सिचुएशन को समझ सकते हो कि अगर मैं रात के 12-1 बजे वीडियो बना रहा हूँ तो क्या मजबूरी होगी मेरी। और पूरी नींद वींद सब कुछ सेक्रीफाइस करके एकदम मच्छरों के बीच में बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ लिटरली छत पे, तो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा छोड़ जाने दो। तो इस मेरे हार्डवर्क वगैरह जो भी आपको दिख रहा है इसी चीज़ के लिए कम से कम एक सब्सक्राइब कर दो और इस सीरीज़ की ख़त्म होने से पहले 8 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। मिलते हैं देन अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शब का खैर।